नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबर अब तक में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अवैध बालू खनन से दामोदर नदी के पुल हो रहे क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने प्रशासन की भूमिका पर उठाया सवाल। पार्क मार्केट में काली पूजा को लेकर आयोजकों ने की प्रेस वार्ता। नारियल के छिलके से बन रहा पंडाल। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर झारखंड आवासीय विद्यालय की छात्राओं को किया गया सम्मानित। धनबाद में एकल श्री हरि बनवासी फाउंडेशन के धर्म रथ का विधायक राज सिन्हा ने किया उद्घाटन। और भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन में पूरे झारखंड में लाल झंडे को स्थापित करने पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतको दामोदर नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल के ऊपर और नीचे नदी से ट्रैक्टर द्वारा अवैध रूप से बालू उठाव किए जाने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बालू उठाव तुरंत रोकने की मांग की है और नहीं मानने पर थाने में लिखित आवेदन देने की भी बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि खेतको जारंगडी को जोड़ने वाला यह एकमात्र पुल है जिस पर दर्जनों पिलर काफी जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कुछ माह पूर्व पुल एक्सपर्ट की टीम ने भी निरीक्षण के दौरान बताया था कि पुल के आसपास बालू उठाव के कारण ही पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि अवैध बालू उठाव और ट्रैक्टर के लगातार आवागमन से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। नदी में आने जाने वाले रास्ते को भी पूरी तरह खराब कर दिया गया है। साथ ही छठ पर्व भी नजदीक है और बालू नहीं रहने से छठ व्रतियों को पूजा पाठ करने में समस्या होती। ग्रामीणों ने लगातार हो रही इस अवैध खनन पर प्रशासन और खनन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और पुल के आसपास बालू उठाव पूरी तरह बंद करवाने की अपील की है। मौके पर कई ग्रामीण मौजूद थे। आज हमारे पंचायत ग्राम खेतको में जो अवैध रूप से बालू उठाव हो रहा पुल के नज़दीक से ही, जहां हमारे माँ बहन नहाने आते हैं, उसके करीब से गांव के लोग कुछ जो बालू के धंधा करते हैं, जैसे बालू माफिया हो गए हैं या लेबर लोग भी गांव के ही है, वही लोग सहमत दे के ये पुल के निकट से ही बालू उठाव कर रहे हैं। तो ग्रामीणों का क्या करना है इसमें? ग्रामीण का यही कहना है कि पुल के नज़दीक से बालू ना उठाए। अब जहाँ से उठाना है ऊपर तरफ से और दूरी से उठाएं, पुल के नज़दीक से नहीं उठाएं, क्योंकि पुल जर्जर है और कितने बार निरीक्षण टीम आके पुल का निरीक्षण कर चुकी है। और उन लोग को भी कहना है कि बालू उठाव के कारण ही हमारा पुल जो खेतको पंचायत का है दामोदर नदी का, वो जर्जर हुआ है और इसके करीब बालू नहीं उठाना है। आने वाले कुछ दिनों में छठ पर्व भी है, क्या इस तरह का हालात रहे तो कैसा स्थिति रहेगा छठ पर्व? छठ व्रतियों को दिक्कत होगा चलने में, क्योंकि बालू अवैध खनन के लिए गड्ढा हो रहा है जगह जगह पे, उसमें छठ व्रतियों को चलने में दिक्कत होगा, सजावट में परेशानी होगी। ऐसा भी देखा गया कि रास्ता बहुत खराब कर दिया गया ट्रैक्टर के द्वारा। क्या कहना चाहते हैं? बहुत ऐसा है कि ट्रैक्टर इतना ही चल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी श्री श्री श्यामा पूजा समिति धनबाद के पार्क मैदान में काली पूजा का आयोजन करने जा रही है। इस बार नारियल के छिलके पर पंडाल का निर्माण किया जाएगा जिसकी लागत 12 लाख के आसपास है। वहीं कुल खर्च 20 लाख के आसपास होगी। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए आयोजन समिति के राजेश रंजन और पप्पू सिंह ने बताया कि यह 46वां साल है। इस बार अलग थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। वातावरण और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। मूर्ति भी आकर्षक बनाई गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी पूजा पंडाल और मां का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। इस बार श्यामा पूजा कमेटी की ओर से हम लोग जो है पार्क में, क्लब में, जो पार्क ग्राउंड में जो होता है काली पूजा, ये लगभग हम लोग का 46वां वर्ष हुआ है। 46वां वर्ष है ये और बहुत दिनों से चला आ रहा है और बहुत विधिवत और तौर तरीके के साथ विधिवत पूजा सनातन धर्म के हिसाब से काली पूजा को हम लोग करते हैं। सबसे पहले कमेटी के सारे मेंबर हमारे जितने भाई हैं इसमें बहुत मेहनत करते हैं। सारी रात दिन समझिए कि मेहनत करके अपना इस पे अनुशासनिक तरीका से हम लोग काम करते हैं और सारे भक्तों को आने का यहाँ ही करते हैं। अब रह गया कि
इस बार जो हम लोग कुछ खास देने जा रहे हैं। खास में यह है कि काल्पनिक नेचुरल थीम हम लोग तैयार कर रहे हैं इस बार, जिसमें कि नारियल का छिलका रहेगा, आपका अशोक का पत्ता रहेगा, तेजपत्ता, सारी जो आप है बेल का, फल का, फ्रूट्स का, सारे आइटम मिला करके इस थीम को इस बार बनाया जा रहा है पंडाल को। यह पंडाल विशाल रूप में बनेगी और यह पंडाल देखने योग्य रहेगा। सौंदर्यीकरण पंडाल रहेगा। इसका लगभग जो लागत है वो 12 लाख रुपया है। पर्यावरण के हिसाब से मुक्त है, पॉल्यूशन मुक्त है और पर्यावरण के देखते हुए क्लाइमेट धनबाद को एक नया थीम हम लोग दे रहे हैं। दूसरी बात में कि इसमें लगभग हम लोग का इस पूजा में जितना खर्च है लगभग अबाउट 20 लाख से समथिंग आता है खर्च, इस बार आ रहा है। मेला कब से कब तक रहेगा? मेला हम लोग के यहाँ 20 से शुरू है और 23 को विसर्जन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को सम्मानित कर उनके आत्मविश्वास को नई दिशा दी गई। इस अवसर पर उपायुक्त रवि आनंद ने छात्राओं को डायरी, पुस्तकें और पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद मोहन सोरेन, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम कुमार दास सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटियां आज किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं है। प्रशासन का सतत प्रयास है कि उन्हें हर स्तर पर बेहतर अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाए। विद्यालय की छात्राओं ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रेरणादायक कविता पाठ और स्वर रचित विचारों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। छात्राओं ने आत्मविश्वास के साथ अपनी समस्याएं भी उपायुक्त के समक्ष रखी, जिन्हें गंभीरता से सुना गया। वहीं कक्षा 11वीं की छात्रा ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है। पहली बार इस तरह का सम्मान पाकर और अधिक वो प्रेरित हुई है। अब अपने सपनों को और मजबूती से वो गढ़ सकेगी। जबकि विद्यालय की शिक्षिका शांति कुमारी वास्की ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय की छात्राओं को पहली बार ऐसा मंच और सम्मान मिला है। यह ऐतिहासिक क्षण है। राष्ट्रीय बालिका दिवस है और उसके उपलक्ष्य में सभी हमारी बेटियां जो है और जो बालिकाएं हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी टीचर्स से, सभी पेरेंट्स से यही अनुरोध करूँगा कि बालक और बालिकाओं में कोई भेदभाव ना करें और दोनों को समान रूप से जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले और लड़के हो या लड़कियाँ सब बहुत ही ऊँचे मुकाम पर पहुँचे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। शांति कुमारी वास्की है। मैं जगह अभी फतेहपुर की इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ। आज 11 अक्टूबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि डीसी सर ने हमारी बच्चियों को इस अवसर पर सम्मानित किया है। डीसी सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कभी भी कार्यक्रम नहीं होता है। इस बार पहली बार हम लोगों को यहाँ पे बच्चियों को बुलाया गया था, तो इसके लिए मैं डीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उसने बेटियों के हौसलों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरा नाम रिद्धि कुमारी है। मैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर कक्षा 11वीं की छात्रा और मैं फतेहपुर प्रखंड में रहती हूँ। आज हमारे प्रखंड में हमारे डीसी सर ने हम लोगों को सम्मानित किया आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। इसके लिए हम लोग उसे धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग कभी ये सम्मान नहीं मिला था और यही सम्मान मिला, इसलिए हम लोग इतने जोश के साथ अपने सपनों की ओर और आगे बढ़ सकते हैं और उसे साकार करने में अपना और अच्छे से लोग अपना परफॉर्म कर सकते हैं। धनबाद में रविवार को एकल श्री हरि बनवासी फाउंडेशन धनबाद चैप्टर की ओर से कल्याणी प्लाजा बलियापुर रोड स्थित परिसर में धर्मरथ का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धर्मरथ का उद्घाटन किया। यह रथ पूज्य रूड़ी देवी एवं पूज्य नागरमल केडिया की पुण्य स्मृति में फाउंडेशन को प्राप्त हुआ। मौके पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि एकल श्री हरि बनवासी फाउंडेशन समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। यह धर्मरथ विभिन्न स्थानों पर जाकर भगवान राम की महिमा और भारतीय संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एकता, श्रद्धा और सेवा की भावना से जोड़ते हैं। वहीं फाउंडेशन के केंद्रीय योजना पदाधिकारी देवेंद्र महतो ने बताया कि यह संस्था अब तक 112वां धर्मरथ निकाल चुकी है। यह रथ जहाँ जहाँ तहाँ जाएगा और बच्चों को शिक्षित करने, समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और संस्कार निर्माण का कार्य करेगा। आज उद्घाटन हुआ है एकल अभियान रथ का और ये धर्म रथ नहीं है, धर्म मंदिर रथ है और इसमें भगवान श्री राम का मंदिर भी है वो, और वो गांव-गांव पूरे क्षेत्रों में घूमेगा और पूरे देश भर में ये 102वां रथ था
यह जो खास करके जो धर्मांतरण की चुनौतियां स्वीकार कर रहा है आज के दिन में, जो सनातन हमारा धर्म है, जो चुनौती मिल रही है धर्मांतरण से, चाहे वो ईसाई हो या इस्लाम हो, दोनों लोग हमारे गांव देहात के भोले भाले लोगों को, जनजाति समाज के लोगों को बहला फुसला करके उनको गलत बात समझा कर धर्मांतरण की कोशिश कर रहा है। इसके लिए यह एकल रथ पूरे गांव घूमेगा, लोगों को बताएगा। उसमें एलईडी लगा हुआ है, अपना धार्मिक प्रवचन हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, गीता हुआ, इस प्रकार से पहले तो सबको नमस्कार, जय सिया राम। एकल अभियान श्री हरि सत्संग समिति ये जो है पूरे देश में अभी काम कर रही है। करीब 1 लाख गांव में हम लोग एकल विद्यालय चलाते हैं और इसके निमित्त जो सुदूर ग्रामीण इलाका है, जहां वनवासी क्षेत्र है, जहां विद्यालय पहुंच तो गई है, लेकिन अभी तक जिस वनवासी क्षेत्र में जो सुविधा मिलना चाहिए, जो संस्कार शिक्षा आना चाहिए गांव के बच्चों को, जो शिक्षा का उद्देश्य नहीं पहुंच पाया, एकल अभियान उसी निमित्त इस सुदूरवर्ती इलाके में काम कर रही है। भाकपा माले का 12वां 2 दिवसीय जिला सम्मेलन धनबाद में संपन्न हुआ। इस दौरान विधायक अरूप चटर्जी, विधायक चंद्रदेव महतो सहित अन्य क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में पूरे झारखंड में लाल झंडा को स्थापित करने के साथ धनबाद के बाहर भी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पूरे मामले पर विशेष जानकारी देते हुए निरसा विधायक अरूप चटर्जी और सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि भाकपा माले में मासस का विलय के बाद यह पहला सम्मेलन है। जमीनी स्तर पर इसे मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। सम्मेलन में नई कमेटी का विस्तार भी होना है, जिसके नेतृत्व में संगठन 3 साल चलेंगे। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि 25 सीटों पर बातें हो रही है। उम्मीद है कि बिहार चुनाव में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन होगा। वहीं विधायक चंद्रदेव महतो ने बताया कि स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे पर चर्चा हुई है। जमीनी स्तर पर इसे लागू करने हेतु बैठक के बाद आंदोलन को लेकर रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। धनबाद जिला कमेटी की ये 12वां सम्मेलन है भाकपा माले का, और खास करके मार्क्सवादी समन्वय समिति की जो विलय हुई CPI-ML लिबरेशन के साथ, उसके बाद ये पहला सम्मेलन धनबाद जिला का है। तो ये पहला सम्मेलन में खास करके संगठन को और जमीनी स्तर पर मजबूत करना, झारखंड में धनबाद के बाहर भी संगठन को फैलाव करना और पूरे झारखंड में लाल झंडे को स्थापित करने की लेके चर्चा हुई। तमाम कार्यकर्ता और डेलीगेट्स धनबाद जिले से आए हुए हैं और बाकी वरिष्ठ साथी लोग भी बाहर से आए हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और देश विदेश की पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की या राज्य सरकार की जो नीतिगत फैसले हैं, इन तमाम चीज़ों पर बहस हुई। नई कमेटी की घोषणा थोड़ी देर में हो जाएगी। उसके बाद उसके नेतृत्व में अगला 3 साल तक हम समझते हैं जो धनबाद जिला का जो भी संगठन है, संगठन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए हर प्रयास करेंगे। नई कमेटी का विस्तार भी होना है। नई कमेटी की विस्तार होगी, नए चेहरे आएंगे और यहाँ संगठन आशा करते हैं उनके नेतृत्व और तो बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अब तो एनडीए अब तो अपना प्रत्याशी की घोषणा करने वाले हैं 2 दिन में। अभी भी थोड़ी हिच है। हम लोग आशा करते हैं जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम साथी लोग बैठकर ये तमाम चीज़ें खत्म करेंगे और गठबंधन के तहत वहाँ चुनाव होगी। हम लोगों ने एक अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। 19 में से हम लोगों ने 13 सीट जीते थे और 2 MP सीट भी हम लोगों ने जीता था। तो आशा करते हैं जो इस बार अगर गठबंधन हमें 25 सीट देते हैं तो बिहार में और अच्छे प्रदर्शन। सम्मेलन का जो मसविदा था, बहस का जो विषय था, उस पर प्रतिनिधि साथियों का सुझाव आया, विचार आया, कुछ सवाल भी आया। उन सब को संकलित करते हुए एक निर्णय पर अभी जाने का ही है। अगला जो सत्र होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद नई कमेटी का भी घोषणा किया जाएगा। मुख्य रूप से क्या क्या मुद्दा सामने आया? राष्ट्रीय स्तर के कई मुद्दे हैं जो ज्वलंत है, सब है। उसके बाद राज्य स्तर के हैं, यहाँ के कोयलांचल में जो स्थिति है उन पर भी है। तो इन सारे चीज को संकलित करते हुए आगे का अभी कुछ ही अगला सत्र में फिर तय करके फिर आंदोलन का रूपरेखा का घोषणा किया जाएगा। किस तरह का आंदोलन किया जाएगा? कौन कौन सा मुख्य रूप से मुद्दा कौन सा? कई मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ मुद्दे हैं। संविधान के प्रस्तावना से छेड़छाड़ से लेकर के
जो नीतियां आ रहा है, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, चाहे जन विरोधी जो नीतियां हैं, उन सब के खिलाफ में आंदोलन करना, संघर्ष करना। राज्य में जो आशा आकांक्षा लोगों का है उसके अनुरूप अभी ठीक ढंग से पूरा नहीं हो पाया, हालांकि प्रयास सकारात्मक है। तो उसको कैसे जमीनी स्तर पर लाया जाए, इसके संबंध में स्थानीय स्तर पर यदि देखें, कोयलांचल में सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र में जो देखा जाता है कि यहाँ के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने ज़मीन दिया या ज़मीन जहाँ उत्खनन हो रहा है उसके अगल बगल के जो आबादी है जो प्रभावित है वो ठगा महसूस कर पा रहा है। जो कल कारखाने हैं उन कल कारखानों में स्थानीय लोगों को ऐसा जगह नहीं मिल पा रहा है, तो उनमें भी एक असंतोष है, आक्रोश है। तो इन सारे चीज़ को लेकर के अभी तय किया जाएगा कि आगे हम लोग किस रूप से मामला है। जो रहती जमीन है उसको ओबी डंप है और ओबी डंप करके जमीन हड़प लिया गया, खास करके इसका मामला सामने रखिएगा। इसको विधानसभा में भी हम लोग ले गए थे, उसके बाद विदेश कमेटी भी बनी, कमेटी का यहाँ स्थल निरीक्षण भी हुआ और आगे भी होना है। उसमें सिर्फ रहती जमीन नहीं, सरकारी जो जमीन है उस सरकारी जमीन को भी हड़पने का काम किया गया। और जो आंकड़े मोटा मोटी आया है उस आंकड़े का यदि अनुमान हम लोग लगाते हैं तो झारखंड सरकार को सिर्फ इस कोयला क्षेत्र में या कोयलांचल में ही करीब 1500 से लेकर 2000 करोड़ का राजस्व प्राप्ति होगा यदि सरकारी जमीन का पेमेंट होता है तो। और ये माने किसी भी हाल में होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो राज्य सरकार का जो राजस्व है उसको भी हड़पने का काम किया। दूसरी ओर रैयतों का जमीन तो जबरन हड़प लिया गया है, उसका जमीन का कोई मुआवजा नहीं अभी तक हो पाया है। तो ये सारा सवाल है, ये स्थिति है। तो इसी स्थिति में एक निर्णायक आंदोलन जमीनी स्तर पर धरातल से भी होना चाहिए, इस पर भी विचार। खबर अब तक में अब इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।